क्वेश्चन वही, अब हमने पीरियोडिक सिस्टम पे जा रहे हैं। पीरियोडिक सिस्टम नहीं किया था मेरे ख्याल में। अच्छा, पीरियोडिक सिस्टम का FIFO मेथड का, वेटेड एवरेज का। अब उसके अंदर करना क्या होता है पीरियोडिक FIFO मेथड के अंदर, कि आपने सबसे पहले यूनिट फाइंड करना है और फिर कौन से यूनिट क्लोजिंग स्टॉक पे मौजूद होते हैं, कौन से यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में मौजूद होते हैं, लास्ट वाले, लास्ट परचेज वाले हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन क्लोज यानी FIFO मेथड के अंदर आपने यूनिट्स को अलग अलग रखना होता है, हर रेट वाले यूनिट सेपरेट रखने होते हैं। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन भी यही होगा, ये हमारे पास अवेलेबल भी है, इस तरह से हमने फाइंड किया था और फिर इसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी फाइंड की थी। अब हम इसको पीरियोडिक सिस्टम वेटेड एवरेज से करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आज कर लें, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करें जनाब। पीरियोडिक सिस्टम with weighted average, periodic system with weighted average। अच्छा, जब भी पीरियोडिक सिस्टम का क्वेश्चन होगा सबसे पहले यूनिट फाइंड किया करो, सबसे पहले यूनिट फाइंड किया करो। अब यूनिट कैसे फाइंड किया करेंगे, आपने ओपनिंग स्टॉक के यूनिट लिखने हैं प्लस नेट परचेजेस कर फाइंड करना है माइनस नेट सोल्ड। ये करते कैसे हैं, एक दफा फिर दोबारा कर लेते हैं जनाब। यहां पर आए, आपके पास ये है ओपनिंग स्टॉक के यूनिट 100, पहले तो ये लिख लिए। फिर नेट परचेजेस पे आए, जरा नेट परचेजेस में देखें, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये सारी परचेजेस में काम आएगी। परचेजेस पीरियोडिक सिस्टम के अंदर नेट परचेजेस के लिए परचेज रिटर्न, ड्राइंग्स, एबनॉर्मल लॉस या किसी भी तरह से लॉस हुआ तो हमारे पास आ गया परचेज के कितने यूनिट है, पहले ऊपर भी है, 800, ऊपर भी है, यहां पर भी देख पहले 500, फिर 800, फिर 80 माइनस कर देंगे, फिर 900, फिर 20 माइनस कर देंगे, फिर 50 माइनस कर देंगे, बाकी सारे प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास नेट परचेजेस आ जाए। कितने आ गए नेट परचेजेस, 2450 माइनस कर देंगे यूनिट सोल्ड। अब यूनिट सोल्ड में 1, 2, 3 और से रिटर्न माइनस कर देंगे 1, ये हमारे पास आ जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट 8। और वैसे भी एक कॉमन सेंस वाली बात है, तो जितने यूनिट खरीदे थे माइनस जितने रिटर्न हो गए या खराब हो गए और जितने बिक गए, बाकी हमारे पास क्या पड़े हुए, अनसोल्ड। अब ये 890 यूनिट अगर होता ना FIFO मेथड तो देखेंगे किस किस रेट वाले पड़े होंगे, और अगर है ना वेटेड एवरेज तो फिर यूनिट अलग नहीं करते, रेट वेटेड करते हैं, वेटेड एवरेज। अब आए जरा कैसे करना है वो, यहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक का जवाब हम लिख लेते हैं जनाब। आपके पास यूनिट है 890, किस रेट पे पड़े होंगे और कितनी अमाउंट आएगी। सबसे पहले वही पुराना काम करना है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, सारी परचेज की वैल्यू लेकर आओ। मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं वेटेड एवरेज रेट का, वेटेड एवरेज रेट क्या फार्मूला होता है जनाब, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक की प्लस नेट परचेज की वैल्यू डिवाइडेड बाय
अगर आपसे वैसे ही कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं असद? पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी हो क्या करते हैं? वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसे ही करते हो। अगर मैं कहता हूं आप 10,000 के ना कुछ चीजें खरीद के आए हो, आप कहते हो जी 10,000 के ये पेन खरीद के आए हो, ये कितने पेन खरीदे हैं जी? जनाब मैंने ये 100 पेन खरीदा है। तो मैं कहूंगा जी एक पेन की कीमत बताओ, तो क्या करोगे? 10,000 डिवाइड बाय 100, 10,000 को 100 पे, बिल्कुल वही काम करने लगे हैं। एवरेज रेट ऊपर क्या लिखा हुआ है? वैल्यू, मतलब जितने के यूनिट खरीदे डिवाइडेड बाय जितने यूनिट खरीदे। ऊपर क्या लिख रहे हैं? उनकी वैल्यू। नीचे क्या लिख रहे हैं? यूनिट्स। किसके यूनिट लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस नेट परचेजेस के यूनिट, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस नेट परचेजेस के यूनिट। तो असल में क्या लिखा हुआ है? ऊपर वैल्यू लिखी हुई है और नीचे यूनिट्स लिखे हुए हैं। तो वैल्यू को यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो जो रेट आएगा उसे क्या बोलोगे? पर यूनिट रेट। क्या आएगा वो? एक यूनिट का एवरेज रेट आ जाएगा। ठीक है, देखिए दो तीन बातें होती हैं। एक बात होती है कि अगर आपने सपोज अगर सिर्फ एक ही चीज खरीदी है, एक ही रेट पे खरीदी है, तो उसे पर यूनिट रेट कहते हैं। अगर ज्यादा चीजें खरीदी हैं और डिफरेंट रेट पे खरीदी हैं, वो जो पर यूनिट होगा वो एवरेज रेट भी होगा। जो पर यूनिट रेट होगा और एवरेज पर यूनिट एक ही बात होती है। एवरेज कह लो या पर यूनिट कह लो। अब आए जरा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को बता सकता है? 100 यूनिट थे 10 रुपए के हिसाब से, प्लस नेट परचेजेस की वैल्यू। ये देखें 500 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 6,000, फिर 800 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो 11,000, फिर उसके बाद 80 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो 1100, माइनस कर देंगे, नेट करना है ना, वो बिल्कुल जैसे यूनिट के साथ किया वही वैल्यू के साथ कर दो। ये परचेज है 900 मल्टीप्लाई बाय 15 13,000, फिर उसके बाद ड्राइंग्स है 20 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस करेंगे माइनस, फिर उसके बाद एबनॉर्मल लॉस है कितना आ गया माइनस, फिर 400, ये मेरे पास नेट परचेज की वैल्यू आ जाएगी। पर नेट परचेजेस चाहिए, क्या चाहिए? नेट परचेजेस कितनी आ गए? 34,930। सवाल आपका हो गया 34,930 ओवर ओपनिंग स्टॉक यूनिट कितने हैं? प्लस नेट परचेजेस के यूनिट कितने हैं? 24, ऊपर वाले प्लस करके नीचे वाली वैल्यू प्लस करके डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज रेट आ जाएगा 14.09 1 कर लेते हैं 14.09 या 14.1 ये रेट आ गया एवरेज रेट। फाइफो मेथड में क्या करते हैं? अलग अलग रेट रखते हैं, उसमें एवरेज रेट फाइंड करने की जरूरत नहीं। तो सवाल हो गया हमारा, यहां पर आप लिख दो जनाब 14.09 या 14.1 मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो। 12,549 ये आंसर आ गया। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई क्या आ गई? फाइफो मेथड के अंदर हमेशा, क्योंकि इसमें कोई कार्ड कूट तो होता नहीं है, तो जब भी आपको कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए तो उसका फार्मूला लगाना पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 1,000, नेट परचेजेस भी आपने अभी अभी फाइंड किया है, याद है ना?
ये फार्मूले के अंदर 34930 और क्लोजिंग स्टॉक भी कहीं फाइंड किया है 12549 कॉस्ट ऑफ सेल 2338 ये कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारा आपके सिलेबस तक यही है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए करवा रहा हूं कि चलें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी बुक में कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स हैं ना, अगर वो आप करना चाहते हो तो उसके भी क्वेश्चन एक कर लेते हैं। तरीकाकार सबका सेम है, यहां तक जितना हमने सवाल किया है ना सेम, एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी और उसके फर्दर मैंने कुछ चीजें ऐड कर दी। वो ऐड क्या किया वो देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है जी, सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की। दोबारा क्यों करने लगे हैं, रिवीजन आपकी हो जाएगी और कुछ जो नई चीजें हैं उसको किस तरह से डील करना है वो भी देख लेते हैं। कह रहे हैं जनाब ऑन इन्वेस्टिगेशन द क्लोजिंग स्टॉक इट इज फाउंड दैट, क्वेश्चन सबके पास है ना? हाँ क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन अपने सामने रखें। आप ना वो उनको भी पेज दे दें, गरीब लोगों को जिनके पास पेज नहीं है। अच्छा गरीब हमेशा उसको नहीं कहते जिसके पास पैसे पूछे ना हो, गरीब उसको कहते हैं जिनके पास कुछ ना हो, मतलब आपके पास अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप गरीब हो। जिसकी इज्जत ना हो वो भी गरीब होता है इज्जत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गरीब की डेफिनेशन जरा अपनी चेंज रखना। चले आप भी गरीब हो, आप भी क्वेश्चन नहीं है आपके पास, चल फिर तो आप अमीर हो। अच्छा दिमाग नहीं है, दिमागी तौर पर गरीब हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन इन्वेस्टिगेशन द क्लोजिंग स्टॉक। जब आपने क्लोजिंग स्टॉक इन्वेस्टिगेशन की, कौन से यूनिट्स की? जो 890 यूनिट्स आपके पास पड़ा हुआ है, 890 है ना क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि क्वेश्चन वही है। वो कहता है इन्वेस्टिगेशन से पता इट इज फाउंड दैट 20 यूनिट्स आर शॉर्ट। कहता है हमने रिकॉर्ड चेक किया, रसीदें चेक की, बुक्स चेक की तो 890 यूनिट पड़े हैं। जाकर फिजिकली देखा तो पता चला 870 यूनिट है। 20 यूनिट मिस है, शॉर्ट है, चोरी हो गया, वट एवर कुछ भी हो गया, 20 यूनिट शॉर्ट है। आगे देखते हैं, एंड 80 यूनिट्स आर डैमेज्ड और 80 यूनिट खराब है। अब आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि अगर कोई खराब यूनिट हो तो इनकी एनआरवी खराब हो सकती है। और आपका यही सवाल जो हम आज पढ़ रहे हैं ना, टीआरसी में भी है, फिर कैफ में जाओगे, कैफ का जो आखिरी पेपर है ना उसमें ऑडिट होता है। जो आज आप पढ़ रहे हो ये ऑडिट में दोबारा जाकर पढ़ोगे। कैसे ऑडिट में होता क्या है, हम जब जाते हैं ना, जब पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं इन्वेंट्री की, जैसे हमें लगे ना इन्वेंट्री खराब है, फौरन मैनेजमेंट से पूछेंगे क्या आपने इनकी एनआरवी फाइंड की है या नहीं। ये ऑडिटर का काम होता है। अगर उसने एनआरवी फाइंड कर ली हुई है तो ओके, फिर हम चेक करेंगे क्या उसने एनआरवी सही फाइंड की है या नहीं, ये लाजमी चेक करेंगे। अगर उसने एनआरवी फाइंड नहीं की तो क्या हम उसे गोली मार देंगे? नहीं, उसे कहेंगे भाई एनआरवी फाइंड करो। जब स्टॉक खराब हो जाता है ना तो आपको स्टॉक अपनी असल कीमत पे नहीं लिख सकते, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे लिखना होता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी इसकी एनआरवी फाइंड करके कैलकुलेशन करके मुझे दो। अगर वो नहीं मानता फिर हम एक्शन लेते, फिर भी उसे कुछ नहीं कहेंगे। जब रिपोर्ट लिखने लगते हैं ना तो उसके अंदर लिखते हैं कि इसकी इन्वेंट्री डैमेज थी, हमने इसको कहा एनआरवी पे लिखो, तो इसने नहीं लिखा तो ये इफेक्ट हो सकता है कि हो सकता है इसकी इन्वेंट्री की अमाउंट ज्यादा आ रही हो जो इसने शो की हुई है ना, क्योंकि इसने एनआरवी पे लिखा ही नहीं, तो हो सकता है कि इसकी एनआरवी की वैल्यू ज्यादा आ जाए। तो ये चीजें आपको अभी से पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग आपके लिए इसलिए पढ़ाई जाती है कि आपको ऑडिट करने में आसानी हो,
ऑडिट का पेपर बच्चों को सिर्फ इसलिए मुश्किल लगता है कि वो ऑडिट को एक सेपरेट पेपर समझते हैं। ऑडिट पेपर सेपरेट नहीं है, वो अकाउंटिंग का पेपर है। जैसे आप समझ लो तो थ्योरेटिकल अकाउंटिंग है। तो जो बंदा ऑडिट के पेपर को अकाउंटिंग का पेपर समझ के पढ़ता है उसको आसान लगता है, वो पढ़ने में भी आसान लगता है, लेकिन उसके लिए आपको 3 अकाउंटिंग आनी चाहिए। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, FAR 1, FAR 2, ये 3 अकाउंटिंग आएगी तब आप ऑडिट का पेपर कर पाओगे। अगर ये 3 अकाउंटिंग नहीं आएगी, जाहिर सी बात है आपने ऑडिट करना है, किस चीज का करना है, आपने ये जाकर देखना होता है भाई इन्वेंट्री के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं क्या उसने सही अकाउंटिंग की हुई है या नहीं। ऑडिट बेसिकली होता क्या है कि ऑडिटर जाकर चेक करता है कि जो पहले चीज पड़ी हुई है सारी चीजें उनकी अकाउंटिंग ठीक है या नहीं। तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि अकाउंटिंग होती किस तरह से। ठीक है, चले जी। तो सबसे पहले हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जनाब 20 यूनिट्स तो खराब है, शॉर्ट है, 80 यूनिट खराब है। फिर वो कहता है आउट ऑफ विच 50 units may be sold at the rate of 15 per unit after ₹6 per unit repair cost। मतलब इसकी NRV कितनी होगी, 9 रुपए। कहता जनाब उसमें से 50 यूनिट बिक सकते हैं 15 रुपए के, लेकिन उनके ऊपर 6 रुपए की रिपेयर कॉस्ट आ जाएगी। तो उसकी NRV कितनी आई, सेल प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। फिर कहता है रिमेनिंग डैमेज यूनिट्स हैव नो सेल वैल्यू। कहता बाकी जो रिमेनिंग यूनिट्स है ना 30 बच गए, कहते उसकी कोई सेल वैल्यू नहीं, वो बिल्कुल ही खराब हो गए तो वो फेंकने पड़ेंगे। बाकी कहते हैं जो बाकी फिर गुड यूनिट्स हैं वो तो अपनी असल कीमत पर बिक जाएंगे। अब सवाल ये है कि जब हमने 890 यूनिट्स फाइंड कर लिए थे, हम फर्दर उसकी कॉस्ट फाइंड कर रहे थे परपेचुअल से पीरियोडिक से, वैसे ही फाइंड करनी है 890 तक वैसे ही आना है। फिर आगे फर्दर क्या एक काम करना है, 890 को अलग अलग करना है। किस किस यूनिट्स को अलग करोगे, 20 यूनिट अलग जो शॉर्ट है, 80 यूनिट में भी 50 अलग 30 अलग, 80 यूनिट में भी 50 अलग, क्योंकि 50 की एनआरवी कोई और है, 30 की तो एनआरवी है ही नहीं। और बाकी कितने बच गए, 100 गया, बाकी बच गया 790। ये गुड यूनिट्स हैं। और इस तरह से हमने 890 को सेग्रीगेट करना है, अलग अलग लिखकर। बिल्कुल पहले पुराना सवाल वैसे ही करेंगे, चाहे परपेचुअल है चाहे पीरियोडिक है, लेकिन जब एंड पे स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करके बताने लगेंगे ना, इस 890 को अलग अलग करते हैं कि 20 यूनिट्स की वैल्यू अलग लिखेंगे, 20 यूनिट की तो वैल्यू है ही नहीं, ये तो शॉर्ट है, वो तो है ही नहीं हमारे पास। और फिर 50 यूनिट्स की एनआरवी पे लिखेंगे, 30 यूनिट की भी एनआरवी 0 है, और फिर उसके बाद 790 यूनिट्स। इसमें कुछ सेल रिटर्न है तो वो ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो फाइंड कर चुके हैं ना, रिटर्न वगैरह सारी एडजस्ट कर चुके हैं, पहले ही रिटर्न वगैरह एडजस्ट कर चुके हैं ना, ये तो क्लोजिंग स्टॉक हम फाइंड कर चुके हैं। अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है कि इतने स्टॉक वापस आए, वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्यों बताएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन बेसिकली हम उसको कहते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड होने के बाद हमें पता चले। ठीक है, चले जी, इसमें मैं आ जाएगा रोशनी जैसे कंप्लीट हो। चले अब कुछ बेहतरी आई। अब सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, हम पीरियोडिक से शुरू करते हैं। परपेचुअल हो या पीरियोडिक हो, मैं पीरियोडिक के दोनों पार्ट करवाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। परपेचुअल का कार्ड बनाना है, 890 तक सेम काम करना है। अब मैं यहां से आगे जाने लगा हूं, ये आपने फाइंड किया था ना, ये क्लोजिंग स्टॉक। अभी दोबारा मैं लिख देता हूं ताकि आपको उल्टा शुरू करने लगे हैं। पीरियोडिक सिस्टम वेटेड एवरेज, पीरियोडिक सिस्टम वेटेड एवरेज। सबसे पहला काम क्या करना है, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हिबा आप बताएंगे, पीरियोडिक सिस्टम में सबसे पहला काम क्या करते होते हैं? नहीं, पीरियोडिक सिस्टम यूनिट फाइंड करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर बताए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर फाइंड ना करना, नहीं बताए हुए तो फाइंड कर लेना। फाइंड कैसे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक यूनिट प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। गॉट इट। और वो हमने फाइंड कर चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट 890।
गॉट इट? फिर हम क्या फाइंड करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट। वेटेड एवरेज में दूसरा क्या टारगेट होता है? कॉस्ट पर यूनिट। कैसे कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करते हैं? पीरियोडिक के अंदर रेट फाइंड करना है, रेट ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस नेट परचेजेस की वैल्यू ओवर ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस नेट परचेज के, यही काम करते हैं। अब आपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपका हमारे पास 1000 थी, नेट परचेजेस की वैल्यू फाइंड करना सीख ली है हमने, प्लस 34,000 कितनी थी? 349 वही चीज है, सवाल तो वही ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस 14 पॉइंट, कोई चेंज नहीं, यहां तक सेम है। अगर हमारे 890 यूनिट डैमेज ना होते तो इसको 14.1 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता देते, लेकिन हमारे तो यूनिट डैमेज हो गए हैं। अब डैमेज यूनिट्स का क्या करेंगे? अब जब आप यूनिट यहां पर लिखने लगोगे ना तो क्या करोगे? 20 अलग जो शॉर्ट है, डैमेज भी दो टाइप के हैं, एक 30 डैमेज है और एक, बाकी कितने बच गए? क्योंकि टोटल हमारे पास कितने हैं? 890। गॉट इट? वही काम किया है। जब भी आपका क्लोजिंग स्टॉक में कोई मसला है, क्या मसला हो सकता है? हो सकता है उसकी स्टॉक डैमेज हो जाए, हो सकता है वो आउट ऑफ फैशन हो जाए, किसी वजह से उसकी सेल प्राइस अगर कम हो जाए तो वही एनआरवी वाले क्वेश्चन पे चले जाए। उसमें भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता था, हम उसकी एनआरवी फाइंड करते थे। अब कैसे फाइंड करेंगे जनाब? सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट पर यूनिट 14.1 14.1 14.1 14.1 एवरेज रेट है ना, तो एवरेज रेट तो सेम रहता है। एनआरवी पर यूनिट, जो शॉर्ट है उसकी एनआरवी क्या होगी? होगी नहीं, क्योंकि जो शॉर्ट है जो यूनिट ही नहीं है, मतलब सपोज चोरी हो गया, अब चोर पैसे तो नहीं दे देकर जाएंगे ना, तो वो अगर शॉर्ट है, नहीं मिल रहे किसी भी वजह से, तो नील। जो 30 यूनिट्स हैं उनकी एनआरवी क्या है? नील। उसने कहा है ना कि रिमेनिंग डैमेज यूनिट्स हैविंग नो सेल वैल्यू, रिमेनिंग डैमेज यूनिट्स हैव, जो 50 यूनिट्स हैं उनकी एनआरवी क्या है? 9 ये बताया हुआ 15 रुपए सेल वैल्यू और 6 रुपए उसके ऊपर कॉस्ट लग जाएगी। और जो बाकी गुड यूनिट है उनकी एनआरवी ना भी गिवन हो, वैसे तो 25 रुपए है ना, ये कहां पर है भला? ये आपके क्वेश्चन के अंदर है, आप क्वेश्चन के अंदर ढूंढ के बताओ। और सेल प्राइस एनआरवी होती है ना, तो गोल्ड यूनिट 25 रुपए का एक यूनिट बिकता है आपका, गोल्ड यूनिट कितने का बिकता है आपका? 25 रुपए का। और अगर आपको सेल वैल्यू नहीं ना बताई हो तो जो लेटेस्ट सेल वैल्यू होगी ना, तो ये हमारी सेल प्राइस होगी, ठीक है ना। ऊपर लिखित हुए यूनिट कितने पे बेच रहे हो, किस रेट पे बेच रहे हो? नॉर्मल सेल प्राइस क्या है? 25 रुपए है ना, तो 25 रुपए उसकी सेल वैल्यू है। अगर वैसे भी आपको सेल वैल्यू ना मिल रही हो ना, तो इधर गुड यूनिट्स की हमेशा कॉस्ट ही कम होती है, गुड यूनिट्स की हमेशा कॉस्ट ही कम होती है, क्योंकि अगर उसकी एनआरवी, गुड यूनिट की एनआरवी कम होगी तो फिर तो हो गया काम। तो गुड यूनिट्स की सिर्फ एक सूरत में गुड यूनिट्स की भी एनआरवी कम हो सकती है, अगर वो आउट ऑफ फैशन हो जाए या उसकी सेल वैल्यू डिक्लाइन हो जाए। तो अब आ जाए जनाब, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर लेते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड होने लगा, 20 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? वो तो है ही नहीं। 30 यूनिट का कितना होगा? 0, क्योंकि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, उसकी तो एनआरवी है ही नहीं। 50 यूनिट को 14.1 से मल्टीप्लाई करके लिखूं या 9 से मल्टीप्लाई करके लिखूं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, तो 50 को 9 से मल्टीप्लाई किया,
790 को 14.1 से मल्टीप्लाई करके लिखूं या 25 से मल्टीप्लाई? लोअर से तो करो जरा मल्टीप्लाई। 790 मल्टीप्लाई बाय 14.1 1139 ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें 450 ऐड कर दो। अब अगर स्टॉक डैमेज ना होता तो फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होता? 890 मल्टीप्लाइड बाय 14.1। बट अगर स्टॉक डैमेज हो जाए तो फिर हमारा स्टॉक क्या बन गया? 11,582। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे एनआरवी लॉस बताओ, तो एनआरवी लॉस वो होता है कि अगर ये डैमेज ना होता तो कितना होता? तो वो अभी हमने फाइंड किया तो था लास्ट टाइम। क्लोजिंग स्टॉक कितना फाइंड किया था? 12,549। 12,500, और जब डैमेज नहीं था तो 890 को 14 पॉइंट, और अब डैमेज होने के बाद कितनी आ रही? 11,500। तो इसका जो डिफरेंस है वो एनआरवी लॉस है। अच्छा, आप क्लोजिंग स्टॉक अपना बुक्स के अंदर कौन सा लिखोगे अगर डैमेज हो गया तो? ये वाला, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते होते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड। अब देखिए सेम क्वेश्चन था, अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ ना बताया जाए तो फिर नॉर्मल सवाल है आपका। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कह दे डैमेज है या उसकी सेल वैल्यू चेंज हो रही है तो हम इस तरह से उसको सेग्रीगेट करते हैं। और ये किसमें किया है? वेटेड एवरेज में, क्योंकि वेटेड एवरेज में रेट एक फिक्स होता है। अब आ जाते हैं पीरियोडिक, जो कल काम किया था, मतलब सैटरडे को पीरियोडिक वेटेड एवरेज था, अब पीरियोडिक FIFO से करने लगे। अब अपना सॉल्यूशन चाहे वही वाला पुराना निकाल लो ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और साथ आगे आगे चलते जाते। पहले हमने ये पार्ट किया, अब ये करने लगे। सबसे पहला काम क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट फाइंड करने हैं। वो फाइंड हुए 890। दोबारा कर ले तो आपकी मर्जी है। अगर आपको पता चल गया कि कैसे फाइंड करने हैं फिर ओके है। सबसे अब हम करने लगे हैं पीरियोडिक सिस्टम। अगर किसी ने लास्ट 2 लेक्चर नहीं लिए तो वो 2 लेक्चर लेकर फिर ये करेगा तो ही सही समझ लगेगी। पीरियोडिक सिस्टम FIFO मेथड। अब सबसे पहले यूनिट फाइंड करें। पीरियोडिक सिस्टम में सीक्वेंस याद रखना है। 4 सीक्वेंस याद रखने हैं भाई। ये मेथड होगा तो इस तरह से करना है, ये मेथड होगा तो इस तरह से करना है, बाकी काम आसान हो। पीरियोडिक सिस्टम यूनिट फाइंड हो गए 890। कितने फाइंड हो गए? क्या इसमें एवरेज रेट चाहिए होगा? नहीं, इसमें हम यूनिट कुछ ऐसे लिखेंगे कि 890 कौन कौन से यूनिट होंगे? लास्ट 416 रुपए वाले, और फिर 490 400 यूनिट 16 रुपए वाले, और 490 15 रुपए वाले। ठीक है, लेकिन इसमें डैमेज भी तो है। इसमें यूनिट डैमेज भी है, शॉर्ट भी है, फुली डैमेज भी है। कौन से डैमेज है अगर वो बता दे तो बहुत अच्छी बात है। इनमें से, क्योंकि रेट अलग अलग है, कुछ रेट 16 रुपए वाले हैं, कुछ है 15 रुपए वाले। अगर वो बता दे जी 16 रुपए वाले डैमेज है तो उनको अलग कर देंगे। अगर वो कह दे जी 15 रुपए वाले डैमेज है, उनको अलग कर देंगे। अगर वो साइलेंट है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो डैमेज कौन से होंगे? फर्स्ट वाले, 15 रुपए वाले। तो फिर लिखेंगे कैसे? जरा तरीका का देख लें। यूनिट शॉर्ट पहले लिखेंगे 20 इसमें से, फिर लिखेंगे 30, फिर लिखेंगे 50। ये कितने हो गए? 100। फिर लिखेंगे 390, फिर लिखेंगे 400। ये सारे प्लस करेंगे तो 890 लिखे हुए हैं। ये सारे प्लस करें तो 890 लिखे हुए हैं। अब मैं लिखने लगा हूं कॉस्ट पर यूनिट। 15 रुपए वाला है, ये भी 15 वाला, ये भी 15, ये भी 15 और ये 16। बात समझ लगी? अलग एवरेज रेट के अंदर ना बड़ा काम आसान होता है।
एवरेज रेट के अंदर। उसमें क्या करते हैं, सिंपल एक रेट फाइंड कर लेते हैं, सब पर वही रेट लगता है। लेकिन FIFO मेथड के अंदर रेट अलग अलग रखना होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है एक ही रेट वाले रह जाते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट 300 पड़े होते तो फिर तो 16 रुपए वाला ही 300 रुपए 300 यूनिट पड़े होते। सेपरेट किसको किया मैंने, 490 को, फर्स्ट वाले को। बाकी सेकंड वाला अगर होता तो कर लेते, लेकिन उसमें पूरे हो गए। अब इनकी एनआरवी पर यूनिट फाइंड करने लगे। एनआरवी पर यूनिट बताएं, इनकी एनआरवी तो ले ला है, इसकी एनआरवी 9 रुपए और इसकी एनआरवी, गुड यूनिट की एनआरवी ना भी बताई हो तो काम चल जाता। गुड यूनिट की एनआरवी ना भी बताई हो तो काम चल जाता। आप कुछ भी ना लिखो, लेकिन लिखना पे क्या, इसके कॉस्ट पे लिखना होता है उसको। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ये भी कुछ नहीं आएगा, ये भी कुछ नहीं आएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50 को 450, 390 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 390 कैसे है, देखिए ना 490 आपके यूनिट पड़े थे, इसमें 20 यार्ड शॉर्ट हो गए, इसी में से शॉर्ट हो गए, फर्स्ट वाले में से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, 20 शॉर्ट हो गए, 30 और 50 डैमेज हो गए, 100 बाकी गुड यूनिट उसमें कितना पड़ा होगा, 390। टोटल आप कर ले, करके देख ले, 890 ही है। 58 और 60 127 yes right। हाँ जी बताएं पूछे। वो भाई लोअर ऑफ कौन से एनआरवी से मल्टीप्लाई करना है, तो बताएं 25 लोअर है या 16 लोअर है, तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे ना 400 को। और बताएं 390 को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 15 से। 50 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, अब एवरेज वाला अपने सामने रखें और FIFO वाला क्या फर्क है वाला। एवरेज वाले में एक रेट फाइंड कर लिया जाता, उसमें हर यूनिट को अलग अलग रखने की जरूरत, FIFO के अंदर हर रेट वाला यूनिट अलग रखना पड़ता है बस। इन दोनों में और कोई मसला या कोई फर्क नहीं। आप पहले इसको देखें सर, अगर इन्वेंटरी का लॉस फाइंड करें तो ये अलग-अलग मेथड से क्यों कर रहे हैं? इन्वेंटरी की नेचर के हिसाब से। अब कुछ लोग जिसमें हाई फ्लक्चुएशन होती है ना, उसमें लोग एवरेज रेट ले लेते हैं प्राइस में। और दूसरा ये होता है कि अब कुछ ना कुछ चीजें तो हमने अपने पास ही रखनी होती है ना। अगर सारे सिस्टम, जितनी अकाउंटिंग आसान होगी ना, तो ऑडिटर का काम, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम कम होना शुरू हो जाएगा। जितनी अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेटेड होगी, लोगों को समझ नहीं लगेगी, फिर वो हमें बुलाएंगे। अगर अकाउंटिंग समझ लगने लग जाए तो फिर हमारा क्या फायदा। अब सपोज दैट, अगर मैं एक सादा सी बात बताऊं, वैसे तो ये चेंज नहीं कर सकते। अब आपने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक सारे मेथड से चेंज आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, किसी में ज्यादा आ रहा है। अगर कोई बंदा हमें हायर करता है और वो हमसे ये कहता है कि भाई मैं चाहता हूं प्रॉफिट जितना मर्जी हो, लेकिन बुक्स में कम नजर आना चाहिए, और हम कोई ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम आए। अब आप देखो, हमें पता है कि किस मेथड से कम आता है, किस मेथड से ज्यादा। अगर प्राइसेस ज्यादा हो रही हो ना, तो FIFO से ज्यादा आता है, वेटेड एवरेज से कम आता है। पर वो चाहता है मेरा प्रॉफिट कम है ताकि मेरा टैक्स कम लगे। अब मैं वेटेड एवरेज के साथ उसकी कैलकुलेशन करूंगा, मेरा प्रॉफिट कम आ जाएगा, टैक्स भी कम लगेगा। अब दूसरा बिजनेसमैन मैं जाता हूं, वो हमसे काम करवाता है, वो कहता है जी मैं ना लोन लेना है और मैं बैंक को शो करवाना चाहता हूं मेरा प्रॉफिट ज्यादा नजर है, ताकि बैंक मुझे लोन आसानी से दे दे। मैं FIFO लगा दूंगा, उससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। अब ये होगा कि अगर पहली दफा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये जो एस्टिमेशंस है, यही तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चीजें हैं जिससे हलाल तरीके से वो प्रॉफिट कम या ज्यादा कर सकता है, मतलब मेथड चेंज करने से। हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा ना। अब डेप्रिसिएशन में आप देखें, 100 रुपए की वैल्यू है, आप कहते हो, एक भाई साहब कहता है कि मेरा ना प्रॉफिट कम होना चाहिए। हम कहते हैं ठीक है, कम कर देते हैं। हम इसकी एसेट की लाइफ ना एस्टिमेट करते हैं जी 5 साल। ऐसे वो ऑडिट होता है, वो अगली बात में। फिलहाल तो अब अगर मैं 100 को 5 पे डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 20 डेप्रिसिएशन।
ये प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी। अगर सिंपल मैं लाइफ चेंज कर दूं, 10 साल कर दूं, तो डेप्शन कितनी आनी थी? 10। अगर मैं 10 डेप्शन लिखूंगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा आएगा, अगर मैं 20 लिखूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम आएगा। सिर्फ क्या किया कि जो एसेट की लाइफ है उसका एस्टिमेट चेंज करवा दिया। तो ये चीजें ऐसी होती हैं, और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये है कि इसमें कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इस यहाँ पर, उसको भी वायलेट नहीं करना होता। मतलब ये है कि बाकी एफबीआर ने भी बड़े काम किए होंगे। एफबीआर ने क्या कहा है? एफबीआर ने कहा है कि आप मेथड ये इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपनी अकाउंटिंग में जो मर्जी करते रहो, मैंने एक ही मेथड से डेप्शन फाइंड करनी ताकि रोला ही खत्म हो। तो एफबीआर टैक्स लगाने के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करता है। वो कहता है भाई तूने जो मर्जी किया मैं नहीं जानता, दोबारा डेप्शन मैं फाइंड करूंगा अपनी मर्जी से। तो इसलिए एफबीआर भी बहुत काम कर रहा है इसके ऊपर, टैक्स लगाने वाले इदारे भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बैंक भी काम कर रहा है, ऑडिटर भी काम कर रहे हैं। हर बंदे ने अपने अपने काम के तरीके देखे। फिर जिस तरीके से आप देखिए, बहुत सारे जो टैक्स में काम करते हैं मेरे स्टूडेंट, वो कह रहे होते हैं, कहते हैं सर हमने आज तक, अच्छा टैक्स प्रैक्टिशनर वो होता है जो ये नहीं कहता कि जनाब आपका ये टैक्स बन गया, वो कहता है बता आपने पे कितना करना है, आप बताओ कितना पे कर सकते हो, उतना टैक्स लगवा देंगे, बना देंगे। और वो एक तो जानने वाला ये था कि वो बंदा खुद अपने मुंह से कह रहा है यार 10 लाख रुपए ना टैक्स बना देना मेरा। कहता है नया नया मैं था तो मैंने ऐसी कैलकुलेशन की कि उसका रिफंड आ रहा हो। मतलब वो टैक्स रिफंड मांग रहा, यानी इतना वो नेगेटिव टैक्स में चला गया कि वो रिफंड मांग रहा, रिफंड निकल रहा, और वो भी सही सारा तरीका हो भी जाता है। तो ये हो जाता है हमारे ना, इसको हम स्किल समझते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि अच्छी बात है स्किल होनी चाहिए, लेकिन हमारी स्किल ना गवर्नमेंट को नुकसान नहीं देनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ना जितने भी इदारे हैं ना, सारे इदारे मिलके मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। कोई एक बंदा अपने मफाद की खातिर, अब जैसे वापटा की मैं अगर बात करूं, आने वाले दिनों में मुझे लगता है वापटा को जान के लाले पड़ जाएंगे। जैसे ये सोलर सिस्टम जितना एडवांस हो रहा है, इसके इनके अपने खर्चे नहीं पूरे होने। अगर ये इस हालत में रहे तो इनके अपने खर्चे नहीं पूरे होंगे, क्योंकि हर बंदा तो सोलर पे जा रहा है। इनको अपने खर्चे पूरे करने के लिए फिर सोलर वालों को टैक्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। अब ये करते क्या है, आप इमेजिन करें कि मैं कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूं, अब उनका जितना मर्जी बिल है उन्होंने फिक्स करवाया हुआ, वो लाइनमैन के साथ ना मिलके वो क्या करते हैं जी, उनको 60,000 70,000 रुपए देते हैं, उनका बिल 35,000 आता है। अब उन्होंने 60,000 ही देना उनको, अब 25,000 रुपए उनकी अपनी जेब में जाता है लाइनमैन के केस में। अब वो इतना खुल के बिल यानी बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब हुआ क्या, वो जितनी भी एक्स्ट्रा बिजली वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बर्डन बाकी कंज्यूमर में जा रहा है। अब फायदा इसमें दो लोगों को हो रहा है, एक वो लाइनमैन का और एक वो बिजली इस्तेमाल करने वाले का, और नुकसान ये पूरे मुल्क का हो रहा है। जब इदारों में जो बाकी मुल्कों में कहते हैं ना, बाकी मुल्कों में भी करप्शन है, वो जो बाकी मुल्कों की करप्शन है ना, वो लोग एक का नुकसान करके दूसरे का फायदा कर देते हैं, ये करप्शन होती है। हमारे मुल्क में क्या करप्शन है, मुल्क का नुकसान करके फायदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। यहां पर मुल्क का नुकसान किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट इदारों में आप चले जाए, आप कोई भी 2 नंबर काम करवा सकते हैं पैसे देके। अब वो 2 नंबर काम जब होगा, वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ जाता है। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हमारे मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो बहुत बड़ा गंभीर इशू है। चलिए अब हम आते हैं इस फाइव मेथड हो गया, वो इधर वापस आओ। पीरियोडिक सिस्टम में अगर क्लोजिंग स्टॉक, तो वैसे नॉर्मल तरीके से फाइंड करना है। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के बाद अगर वो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कहता है कि कुछ यूनिट डैमेज हो गए, ज्यादा से ज्यादा वो शॉर्ट वगैरह साइड पर जाएगा ही नहीं, वो सिंपल कह देगा कि भाई इतने यूनिट डैमेज है, हमने गुड यूनिट अलग कर लेने हैं, डैमेज यूनिट अलग कर लेने। वेटेड एवरेज मेथड है तो एक रेट होगा, एवरेज रेट, और अगर FIFO मेथड होगा तो देख लेंगे कि एक रेट है या 2 रेट, ठीक है। अब ये तो था पीरियोडिक सिस्टम, अब हम आते हैं परपेचुअल सिस्टम। FIFO मेथड की कॉस्ट देख लेंगे, FIFO मेथड से कितनी कॉस्ट आई थी और इसमें कितनी कॉस्ट आ रही है। तो यानी अगर आप अभी किया था, FIFO भी किया था ना अभी,
ये वेटेड एवरेज, ये था, ये क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया था आपने तब 13,750, ठीक है। अब कितना फाइंड किया, 12,000 कुछ था, तो इसका जो डिफरेंस है एनआरवी लॉस, और उसका 960 है। एनआरवी लॉस का भी फाइंड करना हो ना, आपने ये एक दफा फाइंड किया करो कि कोई लॉस नहीं हुआ। नॉर्मल अगर ये यूनिट डैमेज वगैरह ना होते तो कितना होता, गुड स्टॉक की कॉस्ट कितनी होती और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का जो क्लोजिंग स्टॉक है उनका जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले परपेचुअल सिस्टम में काम क्या करना है, इसका तरीकाकार बताएं। परपेचुअल सिस्टम में काम क्या करना है अगर FIFO मेथड हो तो सबसे पहले कार्ड बनाना है। कार्ड बनाने के बाद आप एंड तक पहुंच जाओगे। अगर आपके पास कार्ड है FIFO मेथड का, निकालो जरा। मिल गया कार्ड? जी सर, आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है या अभी तक शादी के ख्याल आ रहे हैं? ऐसा होता है ना, बंदा शादीशुदा से वापस आया तो दिमाग में ढोल ढमाका चल रहा होता है और वो भाई की शादी तो फिर ज्यादा बंदा इन्वॉल्व होता है। ये ना, अब आप सीए में आ गए, थोड़े प्रोफेशनल भी बन जाओ। अपनी फैमिली में ये बात कह दिया करो कि भाई ये टाइम है, इस टाइम में आपने शादी खुशी रखनी ताकि आप इंजॉय कर सको। अब क्या होगा, अब वहां पर ढोल ढमकों के साथ दिमाग में इन्वेंट्री चल रहा हो, क्या हो ना वो मजा ना ये मजा। तो इसलिए ना, इस फैमिली में कोई शादी खुशी हो तो उनसे बार्गेनिंग कर ले, अगर मानी जाती बात, नहीं तो फिर ना जाया करें। लेकिन फिर भी क्या होता है, बंदा इधर बैठा होता है, दिमाग उधर होता है। जी मिल गया। आप अपने FIFO मेथड का ना सिर्फ मुझे लास्ट बता दें तो आपने देखना है कि आपका जो एंड पे आ रहा होगा ना, वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा, आखिरी 490 और 400, ये 15 रुपए और ये 16 रुपए, ऐसा आपका FIFO मेथड में आ रहा होगा। FIFO मेथड की आखिरी वैल्यू देखिए, वो मैंने नहीं करवाया था, वो हमने खुद ही किया था, जाके वो भी नहीं किया। अच्छा वो किया ही नहीं था, गुड। किया था लेकिन ये नहीं आया। यही आना है। पागल मैंने किया है, वाला नहीं करना था। वो तो सिंपल होता है, FIFO मेथड है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या जो प्राइस गिवन है वही लिख। सेल रिटर्न की तो वो उसकी जो जिसके ऊपर सेल कॉस्ट ऑफ सेल वाली वैल्यू लिखनी होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली लिख दी। वेटेड एवरेज है तो एवरेज रेट लिख देते हैं, और अगर ये नहीं FIFO मेथड है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रेट। अब देखे ना, FIFO मेथड को जब आपने कार्ड बनाना है ना तो ऑब्वियसली यही निकलेगा, क्योंकि 890 टोटल यूनिट्स बचते हैं आपके, और आपके पास 15 रुपए वाला कुछ यूनिट पड़े होंगे और कुछ 16 रुपए वाले। वो क्वेश्चन हमने कोई और सवाल किया था, फिर ये मैंने कहा था कि ये आपने खुद करना है। तो जब आप लोग कार्ड बनाओगे तो बैलेंस में ये आ रहा होगा, ठीक है। जब बैलेंस में ये आएगा, अब उसने कहा कि ये तो गुड स्टॉक है, अब वो कह रहे हैं इसमें से डैमेज है, इसमें से शॉर्ट है। अब बताएं, हम 490 में से डैमेज लेंगे या 400 में से डैमेज लेंगे? बिल्कुल अगला वही पैटर्न, चाहे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, वो हर क्वेश्चन में एक जैसी करते हैं। कैसे? आपने बिल्कुल वैसे करना था, 490 को 20, 30, 50, 390, 400, सेम पैटर्न, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। FIFO मेथड चाहे परपेचुअल का हो चाहे पीरियोडिक का हो, इसका आंसर भी सेम आता है। FIFO मेथड के वेटेड एवरेजिंग में नहीं आते आंसर बराबर। अब देखें वही काम है, इसकी कॉस्ट कितनी है? 15, 15, ये 15 वाले हैं और ये 16 वाला है। NRV कितनी है? सेम क्वेश्चन। तो FIFO मेथड में तो चाहे वो, मैं तो पेपर में अगर सवाल आ जाए ना MCQ, वो तो परपेचुअल का कहे तो मैं पीरियोडिक से करता हूं, क्योंकि FIFO मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 100% सेम आता है, चाहे परपेचुअल से करो चाहे पीरियोडिक से करो, FIFO मेथड से। तो पीरियोडिक का सवाल जल्दी हो जाता है, उसमें कार्ड नहीं बनाना पड़ता।
उसे कैसे पता चलेगा? हम तो वर्किंग में कर देंगे ना, उसे पता ही नहीं चलता कि हमने, क्योंकि आंसर हमारा ठीक आता है। अब देख ले, सेम आंसर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक फिर भी फाइंड करना पड़ेगा। वही इस तरह से फाइंड कर लेंगे ना पीरियोडिक से ही, क्योंकि पीरियोडिक में क्या करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट देख ले और उसके रेट देख ले और उसकी एनआरवी देख ले, बस कार्ड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या करेंगे इसमें, ये भी 0, ये भी 0, ये 450 और ये कितना आया था 58 और वही आंसर आ जाएगा 12,000 जो कुछ आपने फाइंड 12,000। लेकिन परपेचुअल में चेंज आंसर। अब परपेचुअल का तो कार्ड हमने इधर ही बनाया, बताएं परपेचुअल का कार्ड निकाले जरा। परपेचुअल का कार्ड ये आ गया, मिल गया कार्ड आपको परपेचुअल का, मिल गया। यहां तक तो सेम है, बल्कि यहां अब आगे वो कह रहा है कि इसमें कितना आ रहा है, अगर हमने पीरियोडिक से किया था तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आई थी 14.1 और अगर परपेचुअल से कितनी कॉस्ट आ रही है 15. अब आगे सेम काम है, 890 की सेग्रीगेशन करना। कैसे सेग्रीगेशन करेंगे 890 की, 20, 30, 50, 390। इसकी कॉस्ट कैसे लिखेंगे, इसकी कॉस्ट कितनी है भला 15.25। वेटेड एवरेज में सबसे अच्छी बात क्या है कि सबकी कॉस्ट सेम है। डन। अब इसकी एनआरवी, इसकी एनआरवी भी नहीं है, इसकी भी, इसकी 9 है, इनकी 25 है। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने, तो कैसे फाइंड करोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड स्मॉल हो गए। हाँ जी, तो क्या करेंगे जनाब, इसकी 0, 0, 450, 390 को 15.25 से मल्टीप्लाई कर दो, 390 को 15.25 से 594748 कर दे और 400 को 15.25 से मल्टीप्लाई कर दे, 6361, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक होगी बात। पीरियोडिक में क्या तरीका होता है, उसमें एक एवरेज रेट फाइंड होता है फार्मूले से, परपेचुअल में कार्ड के जरिए आपका एवरेज रेट आ जाता है। एवरेज से क्या, परपेचुअल सिस्टम में एवरेज के साथ। तो ये क्वेश्चन आपने दोनों चाहे दोबारा कर ले, आंसर मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी है सबके। यही क्वेश्चन अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा ट्राई करने हैं तो बुक से कर लेना, कंप्रीहेंसिव एग्जांपल इसकी यही है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह इसका कल करेंगे, अभी हम टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं आपका।